हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। पर्शी शेमिशर कनाडा का एक 68 साल किसान 40 साल से कैनोला उगा रहा था। एक दिन हवा से कुछ बीज खुद ब खुद उसे खेत में जा गिरे, फिर उसके खेत में उग भी गए। फिर एक $1 बिलियन कंपनी आती है और भाई साहब वो घसीट कर कोर्ट में ले जाती है। इल्जाम हमारे द्वारा खोजे गए बीजों को हमसे बिना पूछे इस्तेमाल करना, यानी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। किसान ने बोला ये मैंने नहीं किया, ये तो हवा से मेरे खेत में आए थे। लेकिन कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में कंपनी जीत गई। आप जानते हो ये कंपनी कौन थी? ये वही कंपनी है जिसने वियतनाम के जंगलों पे स्प्रे होने वाला केमिकल बनाया, जिसके स्प्रे होने के 50 साल बाद भी वियतनाम में बच्चे बिना हाथ पैर के पैदा हो रहे हैं। ये वही कंपनी है जिसने WHO के मुताबिक हमारी प्लेट तक कैंसर पहुंचा दिया। ये वही कंपनी है जिसने बीजों पर पेटेंट हासिल कर लिया, प्रकृति पर खाने पर कॉपीराइट लगा दिया। ये और कोई नहीं, ये कंपनी है मोसांटो। 1901 अमेरिका के जॉन फ्रांसिस क्विनी ने मोसांटो नाम की केमिकल कंपनी बनाई अपनी वाइफ ओल्गा मोसांटो क्विनी के नाम पर, जिसका पहला प्रोडक्ट था सैकरीन, यानी कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर, और ये केमिकल कोका कोला को बेचा जाता था। 1920 और 40 के बीच में मोसांटो ने क्या क्या बनाया जरा ये सुनो। पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा PCBs यानी कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स। ये हाईली टॉक्सिक है, कैंसर करता है। अमेरिका ने इसे 1979 में बैन किया और हमने 2025 में। इसके अलावा मोसांटो ने प्लास्टिक के लिए स्टेरीन और वियतनाम में इस्तेमाल होने वाला एजेंट ऑरेंज भी बनाया था। वियतनामी गुरिल्ला फाइटर्स ने अमेरिकन मिलिट्री की नाक में दम कर रखा था। ये लोग जंगल में छुपकर रहते थे और मौका पड़ने पर हमला करते थे। क्योंकि जंगल बहुत घना था तो अमेरिकन फौज इनको ढूंढ नहीं पा रही थी। ये जंगल वियतनामी फाइटर्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। इसके बाद पेंटागन ने सोचा कि जंगल को ही मिटा दो, जब जंगल नहीं रहेगा तब तो दुश्मन दिखेगा। अब यहाँ पर अमेरिकन फौज एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल करती है जिसका कोड नेम था एजेंट ऑरेंज। अब क्योंकि ऑरेंज धारियों वाले ड्रम्स में भर के लाया गया, इसलिए इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। ये एक डिफोलिएंट था, यानी कि पेड़ के ग्रोथ हार्मोन्स का सत्यानाश करके ये उसके पत्ते गिरा देता था, जिसके बाद पेड़ मरता और मैदान साफ। लेकिन एजेंट ऑरेंज में एक भारी कमी थी, इसमें डाइऑक्सिन था। ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर करने वाला और टेराटोजन था, यानी अगर ये किसी गर्भवती महिला के शरीर में प्रवेश कर जाए तो उसके पैदा होने वाले बच्चे को अपंग बना सकता था। वो बच्चा किसी न किसी विकृति के साथ पैदा होता। 1962 से 1971 तक यूएस मिलिट्री ने अनुमान के हिसाब से 8 करोड़ लीटर एजेंट ऑरेंज वियतनाम के जंगलों पर स्प्रे कर दिया, जिसका नतीजा निकला वियतनाम का 20% जंगल साफ और लगभग 4 लाख वियतनामी लोग मारे गए या परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए, यानी अपंग बना दिए गए। इसके बाद लगभग 5 लाख बच्चे बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी के आंख नहीं थी, तो किसी का दिमाग ही विकसित नहीं हुआ था। और ये सिर्फ पहली जनरेशन में नहीं बल्कि दूसरी, तीसरी और सन 2026 तक, यानी कि घटना के 50-51 साल बाद भी वियतनाम में बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं। किसकी वजह से? एजेंट ऑरेंज की वजह से। इससे अमेरिकन सोल्जर्स भी नहीं बच पाए, हजारों को कैंसर हुआ। अमेरिकन सोल्जर्स के बच्चों में भी बर्थ डिफेक्ट्स आ गए। और जब सरकार के हाथ मोसांटो की गर्दन तक पहुंचे तब मोसांटो ने यह कहा कि हम तो बस केमिकल बनाते हैं, मिलिट्री उसका क्या इस्तेमाल करती है, इसमें हमारी क्या गलती है। अब यहाँ पर आपको एक बात और पता होनी चाहिए, हमारे भारत में भी एजेंट ऑरेंज जैसी घटना हुई है जिसका असर आज तक दिखता है। और ये केमिकल किसी और ने स्प्रे नहीं किया बल्कि एक राज्य की सरकार ने अपने लोगों पर किया था। आपको इसकी कहानी बताऊंगा लेकिन उसका जिक्र आगे होगा। अभी जरा मोसांटो की कुंडली खोलते हैं। अब मोसांटो के लिए एजेंट ऑरेंज एक सबक की तरह था, और सबक ये नहीं था कि खतरनाक केमिकल मत बनाओ, बल्कि सबक ये था कि केमिकल्स में बहुत पैसा है और दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल मार्केट है एग्रीकल्चर, खेती, जिससे आपका और हमारा खाना पैदा होता है। अब क्योंकि दुनिया का हर इंसान खाना तो खाएगा, तो अगर खाने के केमिकल को कंट्रोल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया पर कंट्रोल किया जा सकता है। साल 1970 जॉन ई फ्रांस मोसांटो का एक केमिकल साइंटिस्ट एक नए तरह के कंपाउंड की खोज करता है जिसका नाम था ग्लाइसोफेट। ये एक हर्बिसाइड था, यानी कि एक वीड किलर, पर कोई आम हर्बिसाइड नहीं बल्कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। इसका मतलब हुआ कि ये किसी भी प्लांट को मार सकता था, मतलब घास, जंगली घास, पेड़ पौधे, कुछ भी, बस ग्लाइसोफेट स्प्रे करो और सब खत्म। 1974 से ये मार्केट में राउंड अप के नाम से बिकने लगा। अब इसके काम करने का जरा तरीका समझो। जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स बनते हैं, ऐसे ही पेड़ों में भी हार्मोन्स बनते हैं। अब ग्लाइसोफेट उन्हीं हार्मोन्स को तहस नहस कर देता था। मान लो पेड़ के अंदर खाना बनाने वाली एक फैक्ट्री है। अब ग्लाइसोफेट उस फैक्ट्री में मशीन को बंद कराकर पेड़ के खाने की सप्लाई को बंद कर देता था। अब क्योंकि खाना नहीं बन पाएगा तो पेड़ भूख से मर जाएगा। इसके बाद मोसांटो ने यह भी कहा कि ये इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है, बस पेड़ों पर ही असर करता है। और यही वो कारण था जिसने इसे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला हर्बिसाइड बना दिया। ये दुनिया के हर खेत, हर देश में पहुंच गया। लेकिन इस राउंड अप केमिकल के साथ एक जबरदस्त समस्या थी, और ये समस्या
राउंड अप से भी ज्यादा खतरनाक थी। देखो, राउंड अप किसी भी चीज में भेदभाव नहीं करता था। ये जिस पेड़ पर गिरा समझो वो मरा। अब अगर ये गलती से फसल पर गिर जाए तो ये फसल को भी मार देता था। इसीलिए किसान इसे बहुत ध्यान से स्प्रे करते थे, जिसकी वजह से स्प्रे करने में बहुत ज्यादा समय लगता था और यही वो कमी थी जो इसके इस्तेमाल को मुश्किल बना रही थी। अब मोसांटो ने यहाँ पर एक आइडिया सोचा। मोसांटो ने प्लान बनाया कि क्या हो अगर हम किसी बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें ताकि उस पर राउंड अप केमिकल का असर ही ना हो। और मोसांटो ने ये काम कर दिखाया। उन्होंने पौधे के डीएनए में एक जीन को डाल दिया जिससे वो पौधा ग्लाइसोफेट रेजिस्टेंट हो गया। मतलब एक ऐसा बीज तैयार हो गया जो उस केमिकल से नहीं मरता। अब इसका फायदा ये हुआ कि किसान आंख बंद कर सभी पौधों पर इस केमिकल को स्प्रे कर सकता था, जिसमें खरपतवार तो मर जाते लेकिन फसल बच जाती। और 1996 में मोसांटो ने राउंड अप रेडी बीज को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन मोसांटो यही नहीं रुकी, उसने एक और लेवल कंट्रोल कर लिया जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। अब मोसांटो ने अपने जीएम बीजों पर पेटेंट हासिल कर लिया था। इस बात की जरा ग्रेविटी को समझो। इस धरती पर जब से खेती शुरू हुई है तब से एक बेसिक रूल रहा है, किसान फसल उगाता है, बीज बचाता है और फिर वही बीज अगले साल बोया जाता है। और ये साइकिल हजारों सालों से लगातार ऐसे ही चलती आ रही है। अब मोसांटो ने इस साइकिल को तोड़ दिया। अब दुनिया भर के किसान राउंड अप रेडी बीज बड़े स्केल पर खरीदने लग गए थे। सिर्फ एक साल की फसल के लिए। फसल उगती है, बीज निकलते हैं, लेकिन किसान उन बीजों को सेव नहीं कर सकता क्योंकि वो बीज मोसांटो की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मोसांटो का उन पर पेटेंट है। अब जिन किसानों ने मोसांटो के बीजों को बचाया, इस्तेमाल किया, मोसांटो ने उन सबको कोर्ट में घसीट लिया। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में एक जेन्युइन सवाल आ सकता है कि भैया मोसांटो दुनिया भर में किसानों पर नजर कैसे रख सकती थी। और अगर हम भारत की बात करें तो भारतीय किसान मोसांटो से बीज खरीदकर अपने खेत में बोने के बाद फसल निकलने पर जो बीज बचते उन्हें दोबारा बोने पर ये कहते कि बेटा ये गया तेरा कॉपीराइट मेरे खेत में। अब अगर ये बात हमें समझ में आ सकती है तो मोसांटो भी जानती होगी। और इसीलिए मोसांटो ने पैदा कर दिए टर्मिनेटर सीड्स। आपने दुनिया में एक से एक खतरनाक चीज के बारे में सुना होगा, लेकिन जिन टर्मिनेटर सीड्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये टॉप पर ना हो तो टॉप 10 से नीचे भी नहीं होगा। देखो, 1990 में मोसांटो ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी जिसका नाम था जेनेटिक यूज रेस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, यानी GURT। लेकिन मीडिया ने इसका नाम रखा टर्मिनेटर सीड्स। अब ये ऐसे बीज थे जिनके अंदर जानबूझकर सुसाइड जीन डाली गई थी। आप इसे ऐसे मानो कि जब एक पौधा मैच्योर होगा, उसके बीज तैयार होंगे, तब ये जीन एक्टिवेट होकर उस बीज को अंदर से मार देती थी ताकि वो बीज दोबारा बोए जाने लायक ना बचे। मतलब आप उसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन उससे दोबारा पेड़ को पैदा नहीं कर सकते। और इस कदम के पीछे मोसांटो का मकसद था कि दुनिया भर में किसानों को उसके बीजों को दोबारा इस्तेमाल करने से रोकना। मतलब अगर मोसांटो के बीज इस्तेमाल करने हैं तो मोसांटो से ही दोबारा खरीदो। अब 1998 में ये बीज पेटेंट भी हो गए। और जब किसानों ने, एनजीओज ने और वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया और धीरे धीरे लोगों को टर्मिनेटर बीज के बारे में पता लगा तो भाई साहब हंगामा मच गया। और अगर आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आई कि ये चीज इतनी खतरनाक क्यों थी, तो आप ये उदाहरण देखो। मान लो एक किसान ने मोसांटो के बीज बोए। अब उसी किसान के बगल में एक दूसरा किसान हर साल अपनी फसल काटकर अपने बीजों को बचा लेता था। अब मान लेते हैं कि जिस किसान ने टर्मिनेटर बीज बोए उसके खेत से कुछ बीज उड़कर दूसरे किसान के खेत में चले गए। अब जाहिर सी बात है कि बाकी बीजों के साथ उन्हें भी बचा लिया गया। लेकिन जब वो बीज बोए गए तो उनसे पौधे नहीं निकले, यानी कि एक किसान की पैदावार गिर गई। अब यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि एक खेत से जितनी फसल उगती है, जितनी पैदावार निकलती है, वो सारी की सारी बीज में नहीं बदलती, बल्कि कुछ स्पेशल दानों को बीज के लिए तैयार किया जाता है। अब अगर एक किसान ने 10 किलो बीज बचाए होंगे और उसमें 2-4 किलो मोसांटो के दाने आ गए होंगे, यानी कि टर्मिनेटर बीज के दाने आ गए होंगे, तो आप ये मान के चलो कि 20 से 30% फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान को भारी नुकसान होगा। इससे किसान का विश्वास टूटेगा और वो ये सोचेगा कि बीज बचाना बेकार है, हमेशा नया बीज बोया करो। और नया बीज कौन बेच रहा था? मोसांटो। इसका एक और परिणाम निकल सकता था। भाई साहब, धीरे धीरे प्राकृतिक बीज गायब होना शुरू कर देते। यानी कि अगर चावल की 50 वैरायटीज हैं तो लोग उन्हें छोड़कर मोसांटो की सिंगल वैरायटी पर शिफ्ट हो जाते। अब इससे भी बड़ा खतरा था जीन म्यूटेशन। ये बायोलॉजी का बेसिक रूल है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन्स में बदलाव होता है। आप इसे ऐसे मान लो कि एक बीज के अंदर सुसाइड जीन डाली गई है जो एक फिक्स टाइम पर एक्टिवेट होनी थी। अब म्यूटेशन की वजह से उसका ये ऑन ऑफ स्विच खराब हो गया, मतलब वो जीन परमानेंटली ऑन हो गई। अब भाई साहब हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब अगर आसान भाषा में कहूं तो एक पौधे से सुसाइड जीन निकलकर दूसरे पौधे के अंदर चली गई, उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के अंदर। अब मोसांटो ये सुसाइड बीज सिर्फ एक फसल के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी फसलों के लिए बना रही थी। अब अगर मार्केट में ऐसे बीजों की भरमार हो जाती तो जिस किसान ने ये बीज बोए भी ना होते
उसकी फसल भी अगले साल पैदावार नहीं देती। उसके बीज में भी ये सुसाइड जीन चली जाती, जिससे धीरे धीरे फल, सब्जियां, अनाज सबकी पैदावार गिरने लगती। और ये सब रोकने के लिए उस समय पर हमारे पास बीज नहीं होते, क्योंकि किसान ने जो बीज बचाए थे वो तो जीन म्यूटेशन की वजह से खराब हो गए। और ये सब होने के बाद दुनिया में मिलने वाली खाने पीने की चीजों पर एक कंपनी का कंट्रोल होता, और वो होती मोसांटो। भाई साहब, दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख से सोने पर मजबूर हो जाते, गांव के गांव खाली हो जाते, लोग रोटी के लिए लड़ते, सड़क पर दंगे हो जाते, और ईंटों के जंगल जिसे हम शहर कहते हैं वो लाशों से भर जाता। अगर कोई हमारे खाने पर कंट्रोल कर जाता, इंसान सब चीजों से लड़ सकता है, पर भूख से कैसे लड़ेगा? भाई साहब, ना कोई एटम बॉम्ब गिराना पड़ता, ना कोई जंग लड़नी पड़ती, सिर्फ एक जेनेटिक कोड से एक कंपनी दुनिया को घुटनों पर ला देती। और आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि मोसांटो की कब्र भारत के किसानों ने खोदी थी। दिन था 28 नवंबर 1998, जगह कर्नाटक का सिंगूर शहर, रायचूर डिस्ट्रिक्ट। प्रोफेसर नंजुंदा स्वामी ने बस अन्ना हुंसोले के खेत में मोसांटो की बीटी कॉटन की खड़ी फसल में आग लगा दी। उस समय वहां पर हजारों किसान मौजूद थे, और इसके बाद प्रोफेसर साहब ने एक नारा दिया, क्रीमेट मोसांटो, जिसका मतलब था मोसांटो की चिता जला दो, राख में मिला दो, पूरी तरह से मिटा दो। और इसके बाद भारत सरकार और जिम्बाब्वे ने मोसांटो के टर्मिनेटर बीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। फिर वर्ल्ड बैंक की CGIAR ने, यानी कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने, मोसांटो के टर्मिनेटर बीज पर बैन ठोक दिया। और इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने टर्मिनेटर बीजों पर बैन लगा दिया। ये दुनिया भर में बैन होने लगे। अब दुनिया भर से बैकलैश पाकर मोसांटो डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई। 4 अक्टूबर 1999 को मोसांटो के CEO रॉबर्ट शैपिरो ने एक पब्लिक ओपन लेटर में ये कहा कि अब से हम टर्मिनेटर बीजों को नहीं बेचेंगे। अब यहाँ पर हमें भारत सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। वैसे तो हमारी सरकारें सोती रहती हैं, लेकिन इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सन 2001 में ही भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट बनाकर हर तरह के टर्मिनेटर बीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। जब मोसांटो ने यह सोचा कि भारत एक आसान शिकार है, यहाँ के किसान गरीब हैं, यहाँ का कानून कमजोर है, तब उन्हें यह अंदाजा कतई नहीं था कि वो किससे भिड़ने जा रहे हैं। जो किसान फावड़े से खेत खोदकर दुनिया का पेट भर सकता है, किसान के उसी फावड़े ने मोसांटो की कब्र खोद दी। देखो, 1990 में भारत का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, मार्केट खुले, फॉरेन कंपनीज आई और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी कंपनीज आई। अब मोसांटो की भारत में एक पार्टनर थी, महाराष्ट्र हाइब्रिड बीज कंपनी। ये दोनों मिलकर एक बीटी कॉटन नाम का बीज लेकर आए। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड था। इसमें एक खास जीन डाला गया था, जिससे कपास का पौधा अपने आप ही कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड बनाता था। मतलब सारे कीड़ों को नहीं, एक खास कीड़े को, जिसका नाम था बॉलवॉर्म। ये कपास का सबसे बड़ा दुश्मन था। अब किसानों को पहले बीज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते, उसके बाद कीटनाशक के ऊपर और पैसे खर्च करने पड़ते थे। अब यहाँ पर बीटी कॉटन ने जबरदस्त काम किया, ये फैक्ट है। लेकिन जहाँ देसी कॉटन के बीज 10 से 15 रुपए किलो मिलते थे, ये 750 से 900 रुपए प्रति किलो मिलते थे। अब बीटी कॉटन से बॉलवॉर्म तो मर गया, लेकिन प्रकृति में जब एक चीज की जगह खाली होती है तो उसकी जगह दूसरा ले लेता है। तो बॉलवॉर्म की जगह बाकी कीड़ों ने भर दी। अब किसान को उन नए कीड़ों के लिए दवा लेनी पड़ी। इसके बाद बॉलवॉर्म खुद ही रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि अब बीटी कॉटन के पेड़ के अंदर बनने वाला कीटनाशक बॉलवॉर्म को मार नहीं पा रहा था। अब किसान का और खर्चा बढ़ गया। अब क्योंकि बीटी कॉटन की पैदावार अच्छी थी, तो किसान वापस देसी बीजों पर नहीं जा सकता था। अब इसके बाद मोसांटो ने एक नया बीज निकाला, यानी कि बीटी कॉटन 2। फिर उसके बाद फिर यही सब हुआ। फिर बीटी कॉटन 3 आया, जो बोलगार्ड 3 के नाम से बिकता है। अब ये एक ऐसा जाल तैयार हो गया जिसमें किसान एक बार फंसने के बाद बाहर नहीं निकल सकता। किसान कर्ज लेकर उन बीजों को खरीदता, फिर कर्ज लेकर उसके ऊपर दवाई खरीदता, और अगर कहीं पर सूखा पड़ गया तो सारी फसल बर्बाद। और यही वो कारण था जिसकी वजह से भारत में इतने ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे। हमारे देश के NCRB ने 1995 से सन 2018 के बीच में 3 लाख से ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं रिपोर्ट की हैं। असली नंबर इससे कई गुना ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि बीज बनाने वाली कंपनियों ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया जिसमें किसान फंसने के बाद बाहर नहीं आ पाया। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में एक और सवाल आ सकता है कि आखिर किसान हर साल बीज क्यों खरीदता था? तो देखो, इसका जवाब छुपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं हाइब्रिड विगोर। सोचो, 2 प्लांट हैं, एक प्लांट ए जो सूखा झेल सकता है और दूसरा प्लांट बी जिसकी पैदावार जबरदस्त है लेकिन सूखा नहीं झेल सकता। अब अगर इन दोनों पौधों को क्रॉस ब्रीड कराया जाए तो जो पहली जनरेशन का पौधा होगा, यानी कि F1, उसके अंदर इन दोनों प्लांट से बेहतर गुण होंगे। वो सूखा भी झेल पाएगा
और बेहतर पैदावार भी देगा। अब किसान ने F1 उगाया, बहुत अच्छी फसल हुई, खुश हुआ, बेचा, पैसा आया और फिर इन्हीं बीजों को बचा लिया और फिर अगले साल फिर बो दिया। लेकिन भाई साहब अब ये जो बीज हैं ये कहलाएंगे F2 यानी कि अगली जनरेशन। और यहाँ जेनेटिक्स का एक रूल लगता है जिसे कहते हैं सेग्रीगेशन यानी कि मेंडल का लॉ। भाई साहब F1 में जो गुण इकट्ठा आए थे वो F2 में बिखर जाएंगे। मतलब कुछ पौधे तो सूखा झेलेंगे, कुछ की पैदावार अच्छी होगी, कुछ में दोनों गुण मिल जाएंगे और कुछ में दोनों ही गुण गायब हो जाएंगे। आपको खेत में कुछ पौधे लंबे कुछ छोटे दिखाई देंगे, कुछ पौधे बिल्कुल स्वस्थ तो कुछ बीमार हो चुके होंगे और ये चीज आपकी पैदावार को 20 से 50% तक कम कर देगी। आप इसे एक उदाहरण की मदद से समझो। आज भारत की टीम में 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं, हर प्लेयर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट, कोई बॉलर अच्छा है, कोई बैट्समैन अच्छा है, कोई फील्डर अच्छा है तो कोई कीपर अच्छा है। अब ये टीम हो गई F1। अब अगर आज से 20-30 साल बाद इनके बच्चों की टीम बनाई जाए और उसे नेशनल क्रिकेट टीम बना दिया जाए तो भाई साहब इसकी क्या गारंटी कि बैट्समैन का बेटा बैट्समैन ही निकलेगा? क्या पता वो बॉलर हो और क्या पता वो अच्छा बॉलर हो भी ना, या अच्छा बैट्समैन ना हो, या कीपर ना हो, या बढ़िया फील्डर ना हो। तब ये नई टीम इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट नहीं कर पाएगी। और यही समस्या F2 के बीजों के साथ भी थी। अब या तो आप नुकसान के लिए तैयार हो जाओ, F2 बोते रहो जो बाद में F3 F4 देगा, या फिर कंपनी से दोबारा हाइब्रिड बीज खरीदो। भाई साहब बीज बनाने वाली कंपनियों ने बीजों को ऐसे डिजाइन किया है कि वो पहले साल शानदार रिजल्ट दे पर दोबारा उगने लायक ना हो। ये एक इंजीनियर डिपेंडेंसी है, ये बीज का बिजनेस मॉडल है। हमारे देश की ट्रेडिशनल वैरायटीज यानी कि देसी बीजों में ये समस्या नहीं थी। किसान उगाता था, बीज बचाता था, अगले साल फिर से वही बोता था, जनरेशन से ये काम चला आ रहा था। लेकिन आज ये सारी वैरायटीज धीरे धीरे गायब हो रही हैं। आपको मार्केट में ये नहीं मिलेंगी, ये डीलर्स के पास नहीं है, किसान के पास नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास पुराने बीज नहीं है। और यही तो बीज बनाने वाली कंपनियां चाहती थी और यही हुआ। आपने नाम सुना होगा IARC का, यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। ये WHO कैंसर रिसर्च आर्म है, दुनिया की सबसे रेस्पेक्टेड कैंसर इवैल्यूएशन बॉडी। अब IARC ने ग्लाइसोफेट की जांच करी और कहा कि प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक है और इसको ग्रुप 2A के अंदर डाल दिया। मतलब ये इंसानों में ब्लड कैंसर कर सकती है और इसी कारण की वजह से मोसांटो पर दुनिया भर में केस ठोक दिए गए। ली जॉनसन सैन फ्रांसिस्को का एक स्कूल ग्राउंड कीपर था। उसका काम था ग्राउंड को बच्चों के लिए मेंटेन करना, मतलब घास काटना, खरपतवार काटना, पानी वानी देना। अब ली जो है रेगुलरली राउंडअप का इस्तेमाल करता था और कुछ सालों बाद उसे ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया। इसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि भैया ये तो ठीक ना होगा। फिर ली ने अपने कैंसर का कारण पता करने की कोशिश करी और अपनी डेली की दिनचर्या से उसे ये पता लगा कि जिस केमिकल का वो ग्राउंड में इस्तेमाल कर रहा था उसे WHO ने प्रोबेबल कार्सिनोजेनिक की कैटेगरी में डाल रखा है। अब ली ने मोसांटो के ऊपर केस ठोक दिया। फिर इसके बाद सन 2017 में मोसांटो के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए, जिसमें मोसांटो की ईमेल्स थे, इंटरनल मेमोज थे, कुछ रिपोर्ट्स थी, कुछ स्टडीज थी, जिन्हें मोसांटो पेपर लीक के नाम से दुनिया जानती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स एक बॉम्ब की तरह थे। इसमें साफ साफ लिखा था कि मोसांटो को वो सब कुछ पता था कि उसके द्वारा बनाया गया केमिकल क्या क्या कर सकता है। अब ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश हुए, ली जॉनसन केस जीत गया। एक आम आदमी ने कोर्ट में $1 बिलियन कंपनी को हरा दिया। इसके बाद मोसांटो पे $78 मिलियन का फाइन ठोक दिया गया। अब जरा भारत की सुनो। भाई साहब करोड़ों भारतीय किसान ग्लाइसोफेट का इस्तेमाल करते हैं रोज, बिना मास्क के, बिना किसी प्रोटेक्शन के, नंगे हाथों से, नंगे पैरों से। ली जॉनसन पूरी सुरक्षा के साथ ये काम करता था, फिर भी कैंसर की चपेट में आ गया। और भारत का किसान बिना किसी सुरक्षा के केमिकल स्प्रे करता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में कोई किसान मोसांटो पर केस कर पाएगा? भाई साहब करेगा कहां से? उसे तो ये पता ही नहीं कि ये केमिकल कैंसर करता है, क्योंकि लेबल पर तो वार्निंग लिखी ही ना है। और अगर केमिकल के बारे में सुनकर आपको डर लग रहा है तो जरा एक और चिंता वाली बात सुनो। आज के समय दुनिया का बीज मार्केट सिर्फ 4 कंपनी के कंट्रोल में है, जिसमें पहली है बेयर जिसने मोसांटो को खरीदा, दूसरी कोर्टेवा, तीसरी सिजेंटा जिसे चाइनीज सरकार ने खरीद लिया और चौथी है BASF। ये 4 कंपनीज डिसाइड करती हैं कि दुनिया में क्या उगाया जाएगा, किसका बीज मिलेगा, उसके अंदर कौन सा गुण होगा। अब इस चीज का एक प्रैक्टिकल मतलब समझो। भाई साहब खेती में बीजों की वैरायटीज एक सुरक्षा कवच की तरह होती है। उदाहरण के लिए गेहूं के 100 से ज्यादा बीज हैं। कुछ सूखा झेल सकते हैं, कुछ बीमारी झेल सकते हैं, कुछ गर्मी झेल सकते हैं, तो कुछ अचानक से आए हुए मौसम के बदलाव को झेल सकते हैं। अगर एक प्रजाति मर भी जाती है तो बाकी तो बच जाएंगी। लेकिन जब 4 कंपनीज ये डिसाइड करेंगी कि मार्केट में कौन सा बीज बिकेगा तो वैरायटीज घटा दी जाएंगी। ये कंपनीज सिर्फ 5-6 वैरायटी के बीजों को चुनकर बाकी की सभी वैरायटीज को हटा देंगी। और ये इतना खतरनाक क्यों है, ये हमें
इतिहास ने एक बहुत दुखद घटना के साथ सिखाया है। समय था 1841 का, जगह थी आयरलैंड। ये उस समय ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम था। इसकी 85 लाख के आसपास की आबादी थी और हर खेत में एक ही प्रजाति का आलू बोया जा रहा था जिसका नाम था लंपर। अब आलू की ये प्रजाति हर तरह की जमीन में उग जाती थी। उस समय आयरलैंड की आधी आबादी लगभग 40 लाख लोग इसी पर निर्भर करते थे और इसका कारण ये नहीं था कि वो कुछ और उगाना नहीं चाहते थे, बल्कि अंग्रेज आयरलैंड में उगने वाले गेहूं, चावल, हर चीज को अपने देश में लेकर चले जाते थे और आयरलैंड के लोगों के पास बचता था तो बस लंपर। अब 1845 में साउथ अमेरिका का एक जहाज एक इन्फेक्शन को लेकर आता है। अब पूरा का पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ गया। अब क्योंकि बाकी यूरोप में फसल की अलग अलग वैरायटीज बोई जाती थी तो कुछ मरी तो कुछ बच गई, लोग सरवाइव कर गए, मतलब भूख से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन फिर ये अक्टूबर 1945 में आयरलैंड में पहुंच गया और यहाँ था सिर्फ और सिर्फ लंपर। कुछ ही हफ्तों में पूरे के पूरे खेत काले पड़ गए, सारी की सारी फसल सड़ गई, सब बर्बाद हो गया और इसके बाद भूख ने अपना काम कर दिया। आयरलैंड की माएं अपने बच्चों को घास चबाकर खिलाती थी। इसकी वजह से लोगों के मुंह पर हरे दाग हो गए, जिनकी फोटो आज भी आयरलैंड के म्यूजियम में लगी हुई है। लोगों ने जिन जानवरों को बड़े प्यार से पाला, भूख की वजह से उन्हीं को मारकर खाने के लिए मजबूर हो गए। एक तरफ भूख ने कमजोर कर दिया और फिर बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। टाइफस हो गया, कोलेरा हो गया, डिसेंट्री, इन बीमारियों ने लाशों के ढेर लगा दिए और जो लोग बच गए वो देश छोड़कर भागने लगे। 1841 में 85 लाख की आबादी वाला आयरलैंड 1901 आते आते 45 लाख की आबादी पर पहुंच गया, मतलब 1/4 आबादी साफ हो गई। अगर आयरलैंड के अंदर 5 वैरायटीज होती तो उनमें से शायद 1-2 बच जाती, अगर 10 होती तो शायद ऐसा अकाल ही ना पड़ता। भाई साहब, मोनोकल्चर ही असली दुश्मन है और ये कतई मत सोच लेना कि ऐसा सिर्फ दुर्घटना से हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर में ऐसी डिजीज को वेपनाइज भी किया जा चुका है। देखो, अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने ही कोल्ड वॉर के समय एंटी क्रॉप बायोलॉजिकल एजेंट तैयार किए हैं, जिनका मकसद है कि लड़ाई के समय इनका इस्तेमाल करके दुश्मन देश की फूड सप्लाई को क्रिपल करना, मतलब पूरी तरह से तबाह कर देना। अब जरा आप ये सोचो कि कोई आतंकवादी संगठन किसी ऐसी फसल की किसी जीन को टारगेट करे जो पूरी दुनिया में कॉमन हो, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक इंजीनियर्ड पैथोजन बनाने की देर है। अब अगर ये काम हो जाता है तो इसके बाद क्या होगा, क्या किसी ने सोचा है? ये वो संभावना है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। जेनेटिक साइंस ने हमारे हाथ में ऐसे हथियार दे दिए हैं जिसमें बिना एक भी गोली चलाए किसी भी देश को बर्बाद किया जा सकता है। जब हमारी पूरी फूड सप्लाई एक जेनेटिक फाउंडेशन पर खड़ी हो तो वो फाउंडेशन एक सिंगल पॉइंट फेलियर बन जाती है। इंजीनियरिंग में कॉन्सेप्ट होता है रिडंडेंसी, यानी कि क्रिटिकल सिस्टम का हमेशा बैकअप होना चाहिए। इसीलिए एयरप्लेन में अगर एक इंजन फेल होता है तो दूसरे के भरोसे प्लेन उड़ जाता है। अब दुनिया भर की सरकारें इस खतरे से भली भांति वाकिफ है। नॉर्वे में एक पहाड़ के अंदर लगभग 130 मीटर नीचे परमाफ्रोस्ट में -18 डिग्री सेल्सियस पर 13 लाख से ज्यादा बीज और 6200 से ज्यादा पौधे, यानी कि दुनिया की पूरी एग्रीकल्चर हिस्ट्री को सील्ड बॉक्सेस में जमा दिया गया है। और भारत सरकार भी पीछे नहीं है। हमारे NBPGR ने, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ने नॉर्वे में लगभग 60,000 से ज्यादा बीज जमा करे हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने लद्दाख के चांगला में नेशनल बीज का वॉल्ट भी बना रखा है, जिसमें हमारे 10,000 से ज्यादा बीज जमा है। अब जरा ये सोचो कि क्या आपने सरकार से ये चीजें मांगी थी, लेकिन फिर भी दुनिया भर की सरकारें ऐसी तैयारी कर रही हैं। इसका मतलब कि स्थिति कितनी गंभीर है ये सारे देशों को पता है। इस पूरी फूड सप्लाई में अगर एक भी चीज इधर उधर हो गई तो दुनिया भूखमरी कगार पर आ जाएगी, क्योंकि एक्सपर्ट ये बात बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, युद्ध और बीमारियां, ये तीनों खतरे एक साथ आ रहे हैं और जिसका बीज बचेगा उसका देश बचेगा। भारत में इस्तेमाल होने वाले 100 से ज्यादा पेस्टिसाइड पूरी दुनिया भर में बैन है, लेकिन वो सब भारत में बिक रहे हैं। अगर ओपन मार्केट में नहीं तो ब्लैक मार्केट में ही सही, लेकिन बिक रहे हैं। और इन्हीं केमिकल्स में से एक भारत का एजेंट ऑरेंज बना था। भाई साहब, केरला प्लांटेशन कॉर्पोरेशन एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी कासरगोड के डिस्ट्रिक्ट में काजू के बागानों पर 20 सालों से, यानी 1980 से लेकर 2000 तक एंडोसल्फान का स्प्रे कराती है, एरियल स्प्रे कराती है। ये स्प्रे सीधा गांव के ऊपर से होता था, जिसकी वजह से वहां का पानी और जमीन दूषित हो गए। इससे पैदा हुई बीमारियां इतनी भयानक थी कि सन 2000 में केरला हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बैन ठोक दिया। फिर सन 2004 में केरला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इस पर बैन लगा दिया और फिर 13 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे पूरे भारत में बैन कर दिया। यानी कि एंडोसल्फान की सेल, प्रोडक्शन और यूज पर कानूनन प्रतिबंध लग चुका है। भाई साहब, इस एक अकेले केमिकल ने लोगों में जनरेशनल मानसिक, शारीरिक और हार्मोनल विकृतियां पैदा कर दी। अब क्या
ये डैमेज परमानेंट था? तो जवाब है हाँ, इसका कोई इलाज नहीं था। ये केमिकल जन्मजात कमियां पैदा कर रहा था। आप जरा पंजाब की सुनो। भाई साहब, पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन का पोस्टर चाइल्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मालवा बेल्ट में कैंसर रेट नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। इतने कैंसर पेशेंट ट्रेवल करते हैं कि भटिंडा बीकानेर ट्रेन को कैंसर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये सच है कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने भारत को खाना दिया, और ये भी सच है कि लाखों लोगों की जान बची, लेकिन इसकी हमने एक बहुत बड़ी कीमत अदा करी है। हमने जमीन बर्बाद कर दी, हमने पानी खत्म कर दिया और पेस्टिसाइड की डिपेंडेंसी बना ली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया सरकार क्या कर रही है, तो भैया सरकार की भी सुन लो। भाई साहब, भारत का प्राइमरी पेस्टिसाइड रेगुलेशन लॉ यानी कि इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में बना था, यानी कि 57 साल पुराना या 58 साल हो गए होंगे। और जब ये कानून बना था उस समय दुनिया में सिर्फ 20 तरह के पेस्टिसाइड ही इस्तेमाल होते थे, बस 20 तरह के ही रजिस्टर्ड थे, और आज 290 से ऊपर हो गए हैं। पर हमारा कानून वही है। हमारा नया पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल सालों से संसद में पेंडिंग है। लेकिन क्यों? भाई साहब, केमिकल तो कुछ भी नहीं। हमारे देश की सरकारों ने फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भर होने के लिए दशकों तक कुछ नहीं किया, और ये तो बीज की मोनोपोली से भी ज्यादा खतरनाक है। आप जरा ये सुनो, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फर्टिलाइजर कंज्यूमर है, जिसमें भारत अपनी जरूरत का 100% पोटाश कनाडा, रशिया, बेलारूस, जॉर्डन जैसे देशों से आयात करता है। इसके बाद डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट का 50 से 70% सऊदी अरेबिया, रशिया, मोरक्को और चाइना से इंपोर्ट होता है। माना कि हम यूरिया खुद बना लेते हैं, लेकिन यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस लगती है, और भारत इसका 80% इंपोर्ट करता है। और ये सारा सामान आता कहां से है? तो ये आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से, जिस जगह इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल आपस में सींग फंसा कर बैठे हैं। अगर ये रास्ता बंद होता है और भारत में फर्टिलाइजर की सप्लाई रुकती है, तो देश में खेती कोलैप्स कर जाएगी। और जिसको ये गलत फहमी है कि ऐसा कुछ ना होने वाला, तो जरा याद करो कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, मतलब शुरू ही हुई थी, तब ग्लोबल लेवल पर फर्टिलाइजर के दाम $600 प्रति टन से लेकर सीधा $900 प्रति टन पहुंच गए थे। और भारत सरकार को उस समय उस एक साल के लिए 1.1 लाख करोड़ की सब्सिडी एक्स्ट्रा देनी पड़ गई थी, सिर्फ किसानों को जिंदा रखने के लिए। दुनिया के दूसरे कोने में हो रही जंग भारत के खेत तक आ चुकी थी। आप जरा इस पूरी पिक्चर को एक बार समझो। भारत को अपना खाना उगाने के लिए 3 चीजें चाहिए: बीज, दवा, खाद। और इन तीनों ही चीजों के लिए भारत बाहर के देशों की कंपनियों पर निर्भर करता है, या बाहर के देशों पर निर्भर करता है। मतलब मोटा माटी स्थिति तो यही है। अब एक बार को बीज तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन बाकी 2 कहां से लाओगे? और इन दोनों के बिना बीज भी किसी काम ना आएगा, क्योंकि ढंग से फसल ही ना पैदा होगी। अब हमारा देश बफर स्टॉक से कुछ महीने तो ये झटका झेल सकता है, लेकिन उसके बाद देश में हाहाकार मच जाएगा। भाई साहब, हमारा खाना हाईजैक हो चुका है और हम सो रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। उसका रास्ता है, हर समस्या का समाधान होता है। देखो, हम अपनी जरूरत का 100% पोटाश बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोटाश का भंडार भारत के राजस्थान में ही है, पूरा 23,000 मिलियन टन। इसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, सिर्फ 1100 मिलियन टन। हम 23,000 के ऊपर बैठे हैं, और ये बात हमें पिछले 40 साल से पता है। आज तक 1 किलो भी हमने जमीन से ना निकाला है, पूरा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये 300 से 900 मीटर जमीन के नीचे है, और इतनी गहराई में नॉर्मल माइनिंग से ये ना निकलने वाला। इसके लिए हमें स्पेशल सॉल्यूशन माइनिंग करनी पड़ेगी। मतलब पोटाश के लिए नीचे पानी भरो, वो पानी में घुलेगा और ऊपर आ जाएगा। अब इजराइल ऐसे निकालता है, कनाडा भी यही करता है, जर्मनी भी यही करता है। यानी टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती है, पर भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बस लगातार इंपोर्ट कर रहा है। ये प्रॉब्लम जियोलॉजिकल नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल है। देखो, हमारे लिए सॉल्यूशन बिल्कुल साफ है, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक फर्टिलाइजर रिजर्व, यानी कि 6 महीने का बफर स्टॉक। जैसे तेल के लिए बना रखा है, ऐसे ही फर्टिलाइजर के लिए भी बनाओ। दूसरा, राजस्थान का पोटाश सॉल्यूशन माइनिंग से निकालो। हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे देश के साथ पार्टनर कर सकते हैं। भाई सब मिलकर निकालो, दुनिया को बेचो, पैसा आएगा, अपने किसानों पर खर्च करो। इसके बाद तीसरा है ग्लाकोनाइट। यूपी और एमपी में 2000 मिलियन टन ग्लाकोनाइट पड़ा हुआ है। ये स्लो रिलीज पोटाश है, बहुत अच्छी क्वालिटी का तो नहीं, लेकिन एक बार खेत में डालने पर लगभग 2-3 साल तक दोबारा पोटाश डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद चौथा सॉल्यूशन है यूरिया के लिए अमोनिया चाहिए, और अमोनिया बनाने के लिए चाहिए नेचुरल गैस। लेकिन हम ये नेचुरल गैस बाहर के देशों से इंपोर्ट करते हैं, पर हम इस इंपोर्ट के जाल से बाहर आ सकते हैं। एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है ग्रीन अमोनिया, यानी सोलर एनर्जी से पानी को तोड़ो, हाइड्रोजन को निकालो, हवा से नाइट्रोजन लो, और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो अमोनिया बन जाएगा। किसी नेचुरल गैस की जरूरत नहीं, कोई इंपोर्ट नहीं। भारत में सोलर एनर्जी की कमी भी नहीं। माना ये शुरू में बहुत महंगा पड़ेगा, पर अगर बड़े स्तर पर ये किया जाए तो धीरे धीरे कॉस्ट नीचे आ जाएगी। भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया ये कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा सॉल्यूशन है भारत में
लगभग 50 करोड़ से ऊपर जानवर हैं। अगर भारत सरकार गोबर बेस्ड कंपोस्ट प्लांट हर ब्लॉक में बनाने की ट्रेनिंग दे दे और फिर मार्केट तैयार कर दे तो 30 से 40% नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की खपत को नीचे लाया जा सकता है। फिर बायो फर्टिलाइजर हो गए, एजेटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम हो गया, पीएसबी हो गया, ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन को जमीन में फिक्स करते हैं। अगर इसी को बड़े स्तर पर कर लें तो 20 से 30% यूरिया खपत तो यही कम कर देगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आईसीएआर की लैब में हम 30 साल से ये सारी चीजें बनाकर बैठे हैं। इसके अलावा सरकार को सोयल का हेल्थ कार्ड भी सीरियस कर देना चाहिए। भाई साहब, किसान अपनी जमीन में 30 से 40% यूरिया जरूरत से ज्यादा डाल देता है, अनजाने में ज्यादा डाल देता है। ये यूरिया की वेस्टेज है, सरकार की सब्सिडी की वेस्टेज है। अगर किसान को जमीन का हेल्थ कार्ड बनाकर दिया जाएगा तो लगभग हम 25% वेस्टेज वो कम कर पाएंगे। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, ये आने वाले 15 सालों में भारत के फर्टिलाइजर इंपोर्ट को 70% नीचे ला सकती हैं। और ये उस दिन होगा जब भारत सरकार फर्टिलाइजर को सब्सिडी का आइटम नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर देखेगी। भाई साहब, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास है, बस सिर्फ कोशिश करने की देर है और हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब जरा बीज की समस्या का समाधान सुनो। भारत सरकार ने 2008 में अपना खुद का बीटी कॉटन बनाया जो मोसांटो कंपनी के बीज से 5 गुना सस्ता था। ये अप्रूव भी हुआ और आज कहां है? मार्केट से गायब। आप ये सुनो, धारवाड़ की साइंटिस्ट मंजुला ने इवेंट 78 बनाया। ये मोसांटो के बीज से ज्यादा बेहतर था। और इसके बाद क्या हुआ पता है? इस वैज्ञानिक के ऊपर जांच बैठ गई और 2022 में जाकर बोला गया कि ये चाइनीज जीन है और फिर रिसर्च बंद। ये मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड है। आप जरा पैटर्न को देखो, जब भी हमारे देश ने कोई अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करी तो भाई साहब वो खत्म हो गया या खत्म कर दिया गया। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब जरा समाधान सुनो आप। पहला है पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग प्रोग्राम। जैसे इसरो को फंडिंग मिलती है वैसे ही इस ब्रीडिंग प्रोग्राम को भी फंडिंग मिलनी चाहिए। 50 से 100 गांव चुनकर वहां सिर्फ देसी बीजों की फसल ही उगवाओ। फिर इन फसलों के ऊपर एमएसपी दो, इनके लिए मार्केट तैयार करवाओ। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो गए तो ये गांव ही भारत का सीड बैंक बन जाएंगे। हमें कभी भी अपने बीजों को किसी वॉल्ट में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी देसी वैरायटी हमारे खाने पीने में आ जाएगी। और तीसरा है वैज्ञानिकों की सुरक्षा। अगर कोई वैज्ञानिक पब्लिक सेक्टर अल्टरनेटिव को डेवलप करता है तो उसकी रिसर्च को इंडस्ट्री और पॉलिटिकल प्रेशर से बचाओ। इवेंट 78 जैसा स्कैंडल दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अब जरा पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन सुनो। साल 2000 पनाकुला गांव, आंध्र प्रदेश। वैसे पेस्टिसाइड ने इस गांव को बर्बाद कर दिया था। मतलब किसान पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की वजह से अजीब अजीब बीमारी से बीमार हो रहे थे। इसके बाद वेणु महादेव नाम के एक बंदे ने नीम, मिर्च और लहसुन के साथ एक्सपेरिमेंट किया जो काम कर गया। फिर सन 2024 में पुनाकुला भारत का पहला पेस्टिसाइड फ्री गांव बन गया। 2010 में पूरा आंध्रा ने 50% पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम कर दिया। अगर एक गांव, एक राज्य ये कर सकता है तो पूरा भारत क्यों नहीं? भाई साहब, ईयू में 100 से ज्यादा पेस्टिसाइड बैन है। इन्हें तुरंत हमारे देश में बैन करो। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल को लाओ जो 25 साल से पेंडिंग है। हर पंचायत में नीम नर्सरी लगवाओ। किसानों को नेचुरल पेस्टिसाइड बनाना सिखाओ और ऐसे स्टार्टअप्स के लिए 5000 करोड़ का फंड अलॉट करो। इसके बाद जो ऑर्गेनिक फूड निकलेगा वो मार्केट में सर्वाइव कर पाए उसके लिए 20-30% एक्स्ट्रा एमएसपी दो। ये सब कुछ संभव है। पुनुकुला गांव ने बिना फंडिंग के ये किया, सिक्किम ने करके दिखाया, भारत भी कर सकता है। तो रोक कौन रहा है? एक इंडस्ट्री जो केमिकल बेचती है। भाई साहब, हम एक जंगल के अंदर रहते हैं जहां भूखे शेर की तरह बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी तरफ नजर गड़ाकर बैठी हैं कि कैसे आम आदमी से और पैसा निचोड़ा जाए। और ये आज से नहीं हो रहा बल्कि दशकों से ऐसे ही चलता आ रहा है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही चलता रहेगा। सब कुछ सरकार पर मत छोड़ो। आपके लिए भी मेरे पास सलाह है। जब भी आपके पास ऑप्शन हो तो लोकल से फल सब्जियां खरीदो। सीधा किसान से लो, बिचौलियों से नहीं। अगर सप्लाई चेन छोटी होगी तो उसके ऊपर केमिकल का लोड भी कम होगा। अगर संभव हो तो अपनी सब्जियां खुद उगाओ और अगर संभव ना हो तो कुछ लोग मिलकर किसान से जमीन किराए पर ले सकते हो। फिर बिना केमिकल की सब्जियां उगवाओ। जब आप कष्ट उठाओगे तो कंपनीज पर दबाव बढ़ेगा। जब कंज्यूमर डिमांड करेगा तो मार्केट शिफ्ट होगा। भाई साहब, कंपनीज रिएक्ट करेंगी क्योंकि कंपनीज पैसा फॉलो करती हैं और ये पैसा कंज्यूमर से आता है, आपसे आता है। आज दुनिया आयरलैंड वाली गलती को ग्लोबल स्केल पर दोबारा दोहरा रही है। किसान बीज बचाना छोड़ चुके हैं और देसी वैरायटीज मार्केट से गायब हो चुकी हैं। हाई यील्डिंग के नाम पर एक दो कंपनीज एक दो वैरायटीज निकालकर मार्केट पर कब्जा करके बैठी हैं। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। आयरलैंड में एक वैरायटी ने, एक जेनेटिक गलती ने 10 लाख लाशें बिछा दी, 20 लाख लोग शरणार्थी बना दिए और एक देश की चौथाई आबादी धरती से साफ कर दी। और आज 180 साल बाद हम वही गलती दोहरा रहे हैं। इस बार दायरा भी बड़ा है और दांव पर भी सब कुछ लगा है। Pesticide based agriculture. This was our biggest mistake that we could have done. And this has killed our country. Today,
You would be surprised. In America is feeling the pinch now. A newborn baby in America recently, the cord blood contained 240 banned chemicals. 240 banned chemicals. तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।